दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक पार्ट 10 कंटिन्यू करती हूँ। जब आप अपनी आमदनी के अच्छे खासे हिस्से को बचाना शुरू कर देते हैं तो आप अगली अवस्था पर पहुंच सकते हैं और निवेश करके इस पैसे को बढ़ा सकते हैं। आम तौर पर आप निवेश में जितने बेहतर होंगे, आपका पैसा उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा और ज़्यादा नेटवर्थ उत्पन्न करेगा। अमीर लोग निवेश के बारे में सीखने में समय और ऊर्जा लगाते हैं। वे उत्कृष्ट निवेशक बनने पर गर्व महसूस करते हैं या निवेश के लिए उत्कृष्ट निवेशकों की सेवाएं लेते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, इसलिए वे इसके बारे में कभी नहीं सीखते और कंगाल बने रहते हैं। एक बार फिर कहता हूँ, समीकरण का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। नेटवर्थ का हमारा चौथा तत्व इन सभी में छुपा रुस्तम साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग दौलत बनाने में इसके महत्व को पहचानते हैं। यह सरलीकरण का तत्व है। यह बचत से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें आप जानबूझकर ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं जिसमें आपको कम पैसों की ज़रूरत होती है। अपनी जीवन शैली की लागत कम करके आप अपनी बचत बढ़ा लेते हैं और निवेश के लिए उपलब्ध पैसे की मात्रा भी। सरलीकरण की शक्ति का उदाहरण देने के लिए मैं अपने मिलेनियर माइंड सेमिनार की एक प्रतिभागी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब शिव सिर्फ 23 साल की थी तो उसने एक समझदारी का काम किया। उसने $3 लाख से कम कीमत पर एक मकान खरीद लिया। 7 साल बाद जब बाजार गर्म हो गया तो शिव ने अपना मकान 6 लाख से अधिक में बेच दिया, यानी उसे $3 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ। उसने एक नया मकान खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपना पैसा 10% ब्याज पर सुरक्षित सेकंड मॉर्टगेज में निवेश कर दे और अपनी जीवन शैली का सरलीकरण कर ले तो वह दरअसल निवेश से होने वाली आमदनी पर ही आराम से जी सकती है और उसे दोबारा कभी काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए नया मकान खरीदने के बजाय वह अपनी बहन के साथ रहने लगी। आज 30 साल की उम्र में शिव वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। उसने अपनी स्वतंत्रता बोरे भर पैसे कमाकर हासिल नहीं की, बल्कि सचेतन रूप से अपने खर्च कम करके हासिल की है। हाँ, वह अब भी काम करती है क्योंकि उसे इसमें मज़ा आता है, लेकिन उसे काम करने की ज़रूरत नहीं। दरअसल वह साल में सिर्फ 6 महीने काम करती है, बाकी समय वह फिजी में बिताती है। इसका कारण यह है कि वह उस जगह से प्यार करती है और उसके अलावा जैसा वह कहती है उसका पैसा वहाँ ज़्यादा समय चलता है। चूँकि वह पर्यटकों के बजाय स्थानीय नागरिकों के साथ रहती है, इसलिए उसका खर्च भी कम होता है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो हर साल 6 महीने किसी सुंदर टापू पर बिताना चाहेंगे, कभी दोबारा नौकरी नहीं करना चाहेंगे, और वह भी सिर्फ 30 साल की उम्र में। 40 साल के बारे में क्या कहना, 50-60 कभी भी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिव ने एक सरल जीवन शैली बनाई। परिणाम स्वरूप उसके जीने के लिए ज़्यादा दौलत की ज़रूरत ही नहीं रही। तो आर्थिक रूप से खुश रहने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपको महल में रहने की ज़रूरत हो तो 3 वैकेशन होम्स की ज़रूरत हो, 10 कारों की ज़रूरत हो, साल में एक बार दुनिया भर की सैर करने की ज़रूरत हो, तो ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाने की ज़रूरत हो और अपने जीवन का मज़ा लेने के लिए बेहतरीन शैंपेन पीने की ज़रूरत हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं। बहरहाल यह जान लें कि आपने ज़्यादा ही ऊंचे लक्ष्य बना लिए और आपको खुशी के उस बिंदु तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। दूसरी तरफ अगर आपको खुश होने के लिए इन सारे खिलौनों की ज़रूरत नहीं, तो शायद आप अपने वित्तीय लक्ष्य तब बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। एक बार फिर अपनी नेटवर्थ
नेटवर्थ बनाना 4 हिस्सों वाला समीकरण है। इसे समझने के लिए कल्पना करें कि आप किसी बस को 4 पहिए पर चला रहे हैं। अगर आप बस को सिर्फ एक पहिए पर चलाएंगे तो यात्रा कैसी होगी? शायद धीमी, हिचकोले वाली, संघर्ष से भरी, चिंगारियों और गोल गोल घूमने वाली। क्या यह वर्णन जाना पहचाना लगता है? अमीर लोग पैसे के खेल को 4 पहियों पर खेलते हैं, इसलिए उनकी यात्रा तेज, आरामदेह, सीधी और तुलनात्मक रूप से आसान होती है। वैसे मैं बस के उदाहरण का प्रयोग इसलिए भी करता हूँ क्योंकि जब दौलत की बस बना लेते हैं तो आप इसमें दूसरों को भी बैठा सकते हैं। गरीब और ज़्यादातर मध्यवर्गीय लोग पैसे के खेल को सिर्फ एक पहिए पर खेलते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अमीर बनने का इकलौता तरीका ढेर सारे पैसे कमाना है। वे इस बात पर सिर्फ इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि वे कभी अमीर रहे ही नहीं हैं। वे पार्किंसन के नियम को नहीं समझते, जिसके अनुसार खर्च हमेशा आमदनी के सीधे अनुपात में बढ़ते हैं। हमारे समाज में यह बात आम है। आपके पास पहले से ही एक कार है, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज़्यादा अच्छी कार खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही एक मकान है, अगर आप आमदनी बढ़ती है तो आप ज़्यादा बड़ा मकान खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही कपड़े हैं, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज़्यादा अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। आप पहले से ही छुट्टियां मनाने का खर्च करते हैं, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप छुट्टियों पर और ज़्यादा खर्च करते हैं। जाहिर है इस नियम के अनुसार इस नियम के कुछ अपवाद होते हैं, बहुत कम। आमतौर पर जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्च भी हमेशा बढ़ जाते हैं, इसलिए सिर्फ आमदनी से दौलत कभी नहीं बन पाएगी। इस पुस्तक का शीर्षक सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड है। किसी को मिलेनियर आमदनी के आधार पर कहा जाता है या नेटवर्थ के आधार पर इसलिए अगर आपका इरादा मिलेनियर या मल्टी मिलेनियर बनने का है तो आपको अपनी नेटवर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह सिर्फ आपकी आमदनी पर आधारित नहीं होती। अपनी सही नेटवर्थ जानने की नीति बनाएं। यहाँ पर एक अभ्यास दिया जा रहा है जो आपके वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक कोरा कागज़ लें और उस पर शीर्षक लिखें, नेटवर्थ। फिर एक आसान चार्ट बनाएं जो शून्य से शुरू होता हो और उस धनराशि पर ख़त्म होता हो जो नेटवर्थ का आपका लक्ष्य हो। अपनी वर्तमान नेटवर्थ लिख लें। फिर हर 90 दिन बाद अपनी नेटवर्थ लिखें। बस अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी नेटवर्थ पर निगाह रख रहे हैं। याद रखें, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। जैसा मैं अक्सर अपने प्रशिक्षण में कहता हूँ, ध्यान जाता है जहाँ ऊर्जा प्रवाहित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रभावित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। अपनी नेटवर्थ पर निगाह रखकर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है, इसलिए आपकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी। वैसे यह नियम आपके जीवन के हर हिस्से पर लागू होता है। आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। इस लक्ष्य के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप किसी अच्छे वित्तीय योजनाकार को खोजें और उसके साथ योजना बनाएं। ये विशेषज्ञ आपकी नेटवर्थ पर निगाह रखने और उसे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। वे आपके वित्तीय मामले सुव्यवस्थित कर देंगे और आपको बचत करने और पैसे बढ़ाने के बहुत से निवेश साधन सुझाएंगे।
अच्छे योजनाकार को खोजने का सबसे अच्छा तरीका किसी ऐसे दोस्त या सहयोगी की सलाह है जो अपने वित्तीय योजनाकार से खुश हो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने योजनाकार की हर बात को पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल खोज लें जिसमें आपकी वित्तीय स्थिति की योजना बनाने और उस पर निगाह रखने की योग्यता हो। अच्छा योजनाकार आपको ऐसे औजार, सॉफ्टवेयर, ज्ञान और सुझाव दे सकता है जिसमें आप दौलत बनाने वाली निवेश की आदतें डाल सकते हैं। आमतौर पर मैं ऐसा योजनाकार खोजने की सलाह देता हूं जिसके पास बीमा या म्यूचुअल फंड से अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट्स हों। इस तरह आप बहुत से विकल्पों के बारे में जान सकते हैं और फिर फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। घोषणा दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। अपना सिर झुक कर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। नेटवर्क के चारों तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी आमदनी बढ़ाना, अपनी बचत बढ़ाना, अपने निवेश बढ़ाना और अपनी जीवन शैली का सरलीकरण करके खर्च कम करना। नेटवर्थ स्टेटमेंट बनाएं। ऐसा करने के लिए अपने पास की हर चीज़ का वर्तमान मूल्य लिख लें और इसमें से अपने सारे कर्ज घटा लें। इस स्टेटमेंट को हर तिमाही में देखें और दोबारा बनाएं। एक बार फिर केंद्रित ध्यान के नियम द्वारा आप जिस चीज़ पर निगाह रखते हैं वह बढ़ेगी। किसी सफल वित्तीय योजनाकार की सलाह लें जो किसी जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता हो। एक बार फिर अच्छे वित्तीय योजनाकार को खोजने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों और सहयोगियों से उनके योजनाकारों के बारे में सलाह मांगना। दौलत की फाइल 14। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। थॉमस स्टेनले ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में नॉर्थ अमेरिका के मिलेनियर्स का सर्वे करके बताया कि वे कौन हैं और उन्होंने अपनी दौलत कैसे हासिल की। इस सर्वे के परिणाम का एक छोटे वाक्य में बताया जा सकता है। अमीर लोग अपने पैसे का प्रबंधन करने में माहिर होते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। दौलतमंद लोग गरीब लोगों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी धन संबंधी आदतें अलग और ज़्यादा मददगार होती हैं, जैसा हम इस पुस्तक के खंड 1 में चर्चा कर चुके हैं। ये आदतें मूल रूप से हमारे अतीत की कंडीशनिंग पर आधारित होती हैं। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पैसे का सही प्रबंधन नहीं कर रहे हैं तो शायद इसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। दूसरी बात, शायद आप यह जानते ही नहीं हैं कि पैसा आसान और प्रभावी तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जहाँ मैं स्कूल गया वहाँ मनी मैनेजमेंट 101 कोर्स नहीं चलता था। इसके बजाय हमने 1812 के युद्ध के बारे में सीखा जिसका इस्तेमाल मैं हर दिन करता हूँ। धन का प्रबंधन सबसे लोकप्रिय विषय भले ही ना हो, लेकिन असल मुद्दा यही है। वित्तीय सफलता और वित्तीय सफलता के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन किस तरह करते हैं। सरल सी बात है, पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा। गरीब लोग या तो अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं या फिर पैसे के विषय से बिल्कुल ही कतराते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे का प्रबंधन करना पसंद नहीं करते क्योंकि एक तो उन्हें लगता है कि इससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और दूसरे वे कहते हैं कि उनके पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं।
जहाँ तक पहले बहाने का सवाल है, धन प्रबंधन करने से आपकी स्वतंत्रता सीमित नहीं होती, इसके विपरीत आपकी स्वतंत्रता बढ़ जाती है। अपने पैसे का प्रबंधन करने से अंततः आपको वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाएगी, जिससे आपको दोबारा कभी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे हिसाब से यही असली स्वतंत्रता है। जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जो मेरे पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं का तर्क देते हैं, वे दरअसल टेलीस्कोप से गलत सिरे से देख रहे हैं। वे कहते हैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं इसका प्रबंधन शुरू करूँगा, जबकि सच्चाई तो यह है जब मैं पैसे का प्रबंधन शुरू करूँगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा मैं इसका प्रबंधन शुरू करूँगा। यह कहना तो वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति कहे मैं व्यायाम और डाइटिंग तब शुरू करूँगा जब मेरा वज़न 20 पाउंड कम हो जाएगा। या तो तांगे को घोड़े के आगे रखना है जिससे आप कहीं नहीं जा पाते, या शायद पीछे जाने लगते हैं। पहले आप अपने पास मौजूद पैसे का उचित प्रबंधन शुरू करें, फिर आपके पास प्रबंधन के लिए ज़्यादा पैसा आ जाएगा। मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में मैं एक कहानी बताता हूँ जो ज़्यादातर लोगों के दिल तक पहुँचती है। कल्पना करें कि आप 5 साल के बच्चे के साथ सड़क पर जा रहे हैं। आपको एक आइसक्रीम स्टोर दिखता है और आप उसके भीतर चले जाते हैं। वहाँ पर एक कप वाली आइसक्रीम नहीं है, इसलिए आप बच्चे को एक कोन पर आइसक्रीम का एक स्कूप दिलवा देते हैं। जब आप दोनों बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे के छोटे हाथों में कोन डगमगाता है और अचानक गिर जाता है। आइसक्रीम कोन से बाहर निकलकर फुटपाथ पर गिर जाती है। बच्चा रोने लगता है। यह दोबारा स्टोर में जाते हैं और जब आप दूसरी बार ऑर्डर देने वाले होते हैं तभी बच्चा एक रंगीन साइन बोर्ड देखता है जिस पर 3 स्कूप वाले कोन की तस्वीर लगी है। बच्चा तस्वीर की ओर इशारा करके रोमांच से चीखता है, मुझे तो यही कोन चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल है। आप दयालु, प्रेमपूर्ण और उदार हैं, इसलिए बच्चे को 3 स्कूप वाला कोन दिला देते हैं। ठीक है ना? आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया हो सकती है, बिल्कुल। बहरहाल जब इस सवाल पर ज़्यादा गहराई से विचार किया जाता है तो हमारे सेमिनार के ज़्यादातर प्रतिभागी जवाब देते हैं नहीं, क्योंकि वे बच्चे को असफल नहीं करवाना चाहेंगे। जो बच्चा एक स्कूप को ही नहीं संभाल सकता, वह 3 स्कूप को भला कैसे संभाल पाएगा? यही ब्रह्मांड और आपके मामले में भी सच है। हम एक दयालु और प्रेमपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं और नियम यह है जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीज़ों को संभाल सकते हैं तब तक आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी। जब आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीज़ों को संभाल सकते हैं तब तक आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगा। पहले आपको छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें और योग्यताएं हासिल करनी होंगी, तभी आपको बड़ी धनराशि मिलेगी। याद रखें, हम आदतों के गुलाम हैं और इसलिए पैसे का प्रबंधन करने की आपकी आदत धन की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पैसे का प्रबंधन करने की आपकी आदत धन की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं? मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम इसकी विधि सिखाते हैं, जिसे कई लोग आश्चर्यजनक रूप से सरल और प्रभावी धन प्रबंधन विधि मानते हैं। इस पुस्तक में उस विधि का पूरा विवरण देना संभव नहीं। बहरहाल मैं आपको कुछ मूलभूत बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप शुरू कर सकें। एक अलग बैंक खाता खोलें और इसे वित्तीय स्वतंत्रता खाता कहें। अपनी आमदनी के 10% हिस्सों के इस खाते में डाल दें, या
पैसा सिर्फ निवेश करने और निष्क्रिय आमदनी की धारणाओं को खरीदने या बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह खाता आपके लिए सोने की मुर्गी बनाता है जो निष्क्रिय आमदनी का सोने का अंडा देती है। और आप इस पैसे को खर्च कब करेंगे? कभी नहीं। इसे कभी खर्च नहीं करना, इसका सिर्फ निवेश करना। आप जब रिटायर होंगे तब इस खाते से होने वाली आमदनी को खर्च करेंगे, लेकिन मूल धनराशि को कभी खर्च नहीं करेंगे। इस तरह से पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा और आप कभी दिवालिया नहीं हो सकते। हाल ही में हमारी एक विद्यार्थी एम्मा ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। 2 साल पहले एम्मा खुद को दिवालिया घोषित करने वाली थी। वह ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। वह इतने कर्ज में थी कि स्थिति को संभाल नहीं सकती थी। फिर उसने मिलेनियम माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लिया और धन प्रबंधन तंत्र के बारे में सीखा। एम्मा ने कहा, तो यह बात है, मैं झमेले में से इस तरह बाहर निकलूँगी। सभी प्रतिभागियों की तरह हमने एम्मा को भी अपने पैसों को कई अलग अलग खातों में बांटने को कहा। उसने सोचा, यह दिख तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन मेरे पास तो बांटने के लिए पैसा ही नहीं। चूँकि एम्मा कोशिश करना चाहती थी, इसलिए उसने $1 प्रति माह की धनराशि को खाते में बांटा। हाँ, आपने सही पढ़ा, सिर्फ $1 प्रति माह। हम जो विभाजन भी सिखाते हैं उसका प्रयोग करते हुए उसने $1 में से 10 सेंट वित्तीय स्वतंत्रता खाते में डाल दिए। उसने सबसे पहली बात यह सोची, मैं 10 सेंट प्रति माह में वित्तीय रूप से स्वतंत्र कैसे बन सकती हूँ। इस पर उसने हर महीने उस $1 को 2 गुना करने का संकल्प किया। अगले महीने उसने $2 विभाजित किए, फिर तीसरे महीने $4, फिर $8, फिर $16, फिर $32, फिर $64 और 12वें महीने तक वह हर महीने $2048 विभाजित करने लगी थी। फिर 2 साल बाद उसे अपनी कोशिशों के कुछ अद्भुत फल मिलने लगे। वह अपने वित्तीय स्वतंत्रता खाते में सीधे 10,000 डालने में कामयाब हो गई। उसने अपने पैसे का प्रबंधन करने की इतनी अच्छी आदत डाल ली थी कि जब उसे $10,000 का बोनस चेक मिला तो उसे किसी और चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं थी। एम्मा कर्ज के जाल से बाहर निकल चुकी है और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने की राह पर है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने सीखे हुए सिद्धांत पर अमल किया। भले ही उसने यह काम $1 प्रति माह से शुरू किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपके पास ढेर सारा पैसा है या बहुत कम पैसा है। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप तत्काल अपने पास मौजूद पैसे का प्रबंधन करने लगते हैं। आपको हैरानी होगी कि आपको कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। मेरे मिलेनियम माइंड इंटेंसिव सेमिनार में एक और विद्यार्थी ने सवाल किया, मैं अपने पैसे का प्रबंधन कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं पहले से ही उधार के पैसे पर जी रहा हूँ। जवाब है, $1 और उधार लेकर उस $1 का प्रबंधन करें। भले ही आप उधार पर चल रहे हों या हर महीने आपको बहुत कम पैसा मिलता हो, लेकिन आपको उस पैसे का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भौतिक जगत से भी ज़्यादा बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत भी है। जब आप ब्रह्मांड के सामने यह साबित कर देंगे कि आप अपने पैसे का उचित प्रबंधन कर रहे हैं, तो आपके जीवन में पैसे के चमत्कार होने लगेंगे। वित्तीय स्वतंत्रता बैंक खाता खोलने के अलावा अपने घर में एक वित्तीय स्वतंत्रता पात्र भी रखें और हर दिन इसमें पैसे डालें। यह राशि $10 हो सकती है, $5 हो सकती है, $1 हो सकती है, एक सिक्का भी हो सकता है।
या आपकी सारी चिल्लर हो सकती है। धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो आदत है। रहस्य एक बार फिर वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के अपने लक्ष्य पर हर दिन ध्यान देना है। चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। पैसा ज़्यादा पैसे को आकर्षित करता है। इस पात्र को अपना धन का चुंबक बना लें और अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए ज़्यादा पैसों और मौक़ों को आकर्षित करें। मुझे यकीन है कि अपने दीर्घकालीन निवेश के लिए 10% आमदनी बचाने की सलाह पहले भी सुनी होगी, लेकिन शायद आप पहली बार यह सुन रहे होंगे कि आपको अपनी 10% आमदनी एक ऐसे खाते में भी रखनी चाहिए जो सिर्फ उड़ाने के लिए हो। पैसे के प्रबंधन करने का एक बहुत बड़ा रहस्य संतुलन बनाना है। एक तरफ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं ताकि आप उसका निवेश कर सकें और ज़्यादा पैसे कमा सकें। दूसरी तरफ आपको अपनी आमदनी के दूसरे 10% हिस्से को प्ले अकाउंट में डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हम प्रकृति से संपूर्णवादी होते हैं। आप अपने जीवन के दूसरे हिस्से को प्रभावित किए बिना पहले हिस्से को प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ लोग बचत करते हैं और हालांकि इससे उनका तार्किक व जिम्मेदार पहलू संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होते। अंततः यह आनंद चाहने वाला पहलू कहेगा, बहुत हो गया, मुझ पर भी ध्यान दो, और फिर वह बचत के परिणामों को ध्वस्त कर देगा। दूसरी तरफ अगर आप खर्च करते हैं तो आप न सिर्फ कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि आपका जिम्मेदार हिस्सा अंततः ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जहां आप अपने पैसे से खरीदी चीज़ों का कभी आनंद नहीं ले पाएंगे और अपराध बोध महसूस करेंगे। वह अपराध बोध फिर आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अचेतन रूप से ज़्यादा खर्च करवाएगा। हालांकि हो सकता है आप कुछ समय के लिए बेहतर महसूस करने लगें, लेकिन जल्दी ही अपराध बोध और शर्म लौट आएगी। यह एक दुष्चक्र है और इसे रोकने का इकलौता तरीका अपने पैसों का उचित प्रबंधन है। आपका प्ले अकाउंट मूलतः आपको ज़िंदगी के मज़े देने के लिए है, ऐसे काम करने के लिए जिन्हें आमतौर पर आप नहीं करते, या बहुत ख़ास चीज़ों के लिए है, जैसे रेस्तरां में जाकर सबसे अच्छे डिनर या शैंपेन की बोतल का ऑर्डर देना, या दिन भर के लिए नाव किराए पर लेना, या शनिवार रात की पार्टी के लिए किसी शानदार होटल में रहना। प्ले अकाउंट का नियम यह है कि इसे हर महीने खर्च करना ज़रूरी है, या सही है, हर महीने आपको उस खाते का सारा पैसा इस तरह उड़ना चाहिए ताकि आपको महसूस हो कि आप अमीर हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप मसाज सेंटर में जा रही हैं, अपने खाते का सारा पैसा अकाउंट पर रख रही हैं और मसाज करने वाली 2 प्रोफेशनल से कह रही हैं, मैं आप दोनों से मसाज करवाना चाहती हूँ, हॉट रॉक्स और ककड़ियों के साथ। उसके बाद में मेरे लिए लंच मंगवा दें। जैसा मैंने कहा, फिजूल खर्ची हम में से ज़्यादा लोग अपनी बचत योजना पर तभी चल पाएंगे जब मौज मस्ती की योजना से इसका संतुलन बना लेंगे, जो हमें अपनी कोशिश के लिए पुरस्कार देगी। आपका प्ले अकाउंट आपकी पाने वाली मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी तैयार किया गया है। यह पैसे की प्रबंधन को बहुत मज़ेदार बना देता है। प्ले अकाउंट और वित्तीय स्वतंत्रता खाते के अलावा मैं आपको 4 अन्य खाते खुलवाने की सलाह भी देता हूँ। ये अन्य खाते हैं: खर्च करने के लिए अपने दीर्घकालीन बचत खाते में 10%, शिक्षा खाते में 10%, आवश्यकता खाते में 50%, दान खाते में 10%। गरीब लोग सोचते हैं कि आमदनी ही सब कुछ है। वे मानते हैं कि अमीर बनने के लिए इंसान को बहुत सारा पैसा कमाना पड़ता है। एक बार फिर कहता हूँ, यह विचार घटिया घोड़े की घटिया लीद है।
सच्चाई तो यह है कि अगर आप अलग अलग खातों की योजना के हिसाब से अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं तो आप तुलनात्मक रूप से कम आमदनी के बावजूद आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन सकते हैं। अगर आप पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं बन सकते, चाहे आपकी आमदनी कितनी ही ज़्यादा क्यों न हो। इसलिए ऊंची आय वाले बहुत सारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी और यहाँ तक कि अकाउंटेंट्स भी मूलतः कड़के होते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण सिर्फ यह नहीं है कि अंदर कितना आता है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप अंदर आने वाली आमदनी के साथ करते क्या हैं। हमारे एक प्रतिभागी जान ने मुझे बताया कि जब उसने पहली बार धन प्रबंधन सिस्टम के बारे में सुना तो उसने सोचा कितना बोरिंग काम है, कोई इस नीरस काम में अपना कीमती समय क्यों लगाना चाहेगा। फिर बाद में सेमिनार के दौरान उसे आखिरकार यह एहसास हो गया कि वह किसी दिन आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होना चाहता है, ख़ास तौर पर जल्दी। इसलिए उसे भी अमीर लोगों की तरह अपने पैसे का प्रबंधन करना ही होगा। जान को यह नई आदत डालनी थी, क्योंकि यह निश्चित रूप से उसके लिए स्वाभाविक नहीं थी। उसने कहा कि इससे उसे एक पुरानी घटना याद आई। जब वह ट्रायथलॉन का प्रशिक्षण ले रहा था, वह तैराकी और साइकिलिंग में सचमुच अच्छा था, लेकिन दौड़ने से नफरत करता था। दौड़ने से उसकी पीठ और घुटने दुखने लगते थे। हर प्रशिक्षण सत्र के बाद उसका शरीर अकड़ने लगता था। वह हमेशा हाँफता रहता था और उसके फेफड़े हर बार जलते थे। हालांकि वह तेज नहीं भागता था, दौड़ने का नाम सुनकर ही उसे दहशत होने लगती थी। बहरहाल वह जानता था कि अगर उसे बेहतरीन एथलीट बनना है तो उसे दौड़ना सीखना होगा। यह उसकी सफलता के लिए अनिवार्य था। जहां अतीत में जान दौड़ने से बचता था, अब उसने हर दिन दौड़ लगाने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद उसे दौड़ने में मज़ा आने लगा और वह हर दिन इसके लिए उत्सुक रहने लगा। जान के साथ यही धन प्रबंधन के क्षेत्र में भी हुआ। शुरुआत में तो वह इसके हर मिनट से नफरत करता था, लेकिन बाद में वह दरअसल इसे पसंद करने लगा। अब वह इस बात का इंतज़ार करता है कि अब तनख्वाह मिले और उसे अलग अलग खातों में विभाजित कर दे। उसे यह देखने में भी मज़ा आता है कि उसकी नेटवर्थ शून्य से $3 लाख हो गई है और हर दिन बढ़ रही है। मूल बात यह है, या तो आप पैसे को नियंत्रित कर सकते हैं या फिर आपको नियंत्रित कर सकते हैं या फिर आपको नियंत्रित कर लेगा। पैसे को नियंत्रित करने के लिए आपको इसका प्रबंधन करना होगा। या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित कर लेगा। मुझे अच्छा लगता है जब सेमिनार से निकलने के बाद लोग बताते हैं कि अपने पैसे का सही प्रबंधन शुरू करने के बाद वे धन, सफलता और स्वयं के बारे में कितना ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह आत्मविश्वास उनके जीवन के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाता है और उनकी खुशी के, उनके संबंधों और यहाँ तक कि उनकी सेहत को भी बढ़ाता है। पैसा आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और जब आप सीख जाते हैं कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं, तो आपके जीवन के सभी क्षेत्र हवा से बातें करने लगेंगे। घोषणा दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं बेहतरीन धन प्रबंधक हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। अपना वित्तीय स्वतंत्रता खाता खोलें और अपनी 10% आमदनी इस खाते में डालें। इस पैसे को कभी खर्च नहीं करना है, इसका तो सिर्फ निवेश करना है ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद निष्क्रिय आमदनी मिलती रहे। अपने घर में एक वित्तीय स्वतंत्रता पात्र रख लें। अपने घर में एक
एक वित्तीय स्वतंत्रता पत्र रख लें और हर दिन उसमें पैसे डालें। यह राशि $10, $5, $1 या एक सिक्का या आपकी सारी चिल्लर हो सकती। एक बार फिर इससे आपका धन अपनी वित्तीय स्वतंत्रता पर केंद्रित रहेगा और जिस चीज़ पर आपका ध्यान होगा वही परिणाम नजर आएंगे। प्ले अकाउंट खोलें। अपने घर में एक प्ले बॉक्स रखें जिसमें आप अपनी आमदनी का 10% जमा करें। प्ले अकाउंट और वित्तीय स्वतंत्रता खाते के अलावा 4 अन्य खाते खोलें और उनमें निम्नलिखित प्रतिशत जमा करें। खर्च करने के लिए अपने दीर्घकालीन बचत खाते में 10%, शिक्षा खाते में 10%, आवश्यकता खाते में 50% और दान खाते में 10%। आपके पास जितना भी पैसा हो इसी समय उसका प्रबंधन शुरू कर दें। एक दिन भी इंतज़ार ना करें। भले ही आपके पास सिर्फ $1 हो, उस $1 का प्रबंधन करें। इसमें से 10 सेंट निकालकर अपने वित्तीय स्वतंत्रता पात्र में डाल दें और दूसरे 10 सेंट लेकर अपने प्ले अकाउंट बॉक्स में डाल दें। सिर्फ यह छोटा सा काम ही ब्रह्मांड को संदेश भेज देगा कि आप पैसे के लिए तैयार हैं। जाहिर है आप इससे ज़्यादा पैसे प्रबंधन कर सकते हैं तो अवश्य करें। थैंक यू सो मच।